हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सीरीज चल रही है हमारी ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू की, इसको एक कदम आगे और बढ़ाएंगे। जैसा कि आपसे हमने वादा किया है कि इसमें हम आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू मिक्स रहेंगे। उसमें आज हम कराएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। ये आपके पीवाईक्यूज हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आए हैं, इनको कराएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो GS भाई दिवाकर सर नाम से प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके वहाँ से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज देख सकते हैं, PDF वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? 1 मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं तो इससे कि आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, इतना बड़ा ठीक है। और भी अगर आपको बड़ा करना है तो यूट्यूब में फंक्शन आता है, चाहे जितना जूम कर सकते हैं आप आराम से, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय स्थित है आपका काठमांडू में। काठमांडू कहाँ का है? ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जिसमें सार्क का ये स्थित है मुख्यालय। ठीक है, सार्क इसको बोला गया जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें कि टोटल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ठीक है, 8वां सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान, जो कि 8वां सदस्य बना था। कौन सा है लास्ट वाला? अफगानिस्तान। 1 मिनट आप सुन ही लीजिए, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो शुरू में 7 संस्थापक देश थे वो कौन कौन से हैं? 7 संस्थापक देश थे इसके। बांग्लादेश, 1 मिनट, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, भारत के बाद में आपका मालदीव, मालदीव के बाद में आपका नेपाल, नेपाल के बाद में आपका हो जाएगा पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये आपके 7 देश कौन से थे? जो कि संस्थापक देश थे। ठीक है, और इसके जो 8वां देश कौन सा बना था? वो बना था अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी आपके HG चैंपियन ने। किसने की थी? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। HG चैंपियन ने वनों की, भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी, जो कि कब की थी? 1936 में की थी। 1936 में ये योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी, पौधों के वर्गीकरण की थी। इसमें क्या था? आकृति और पादप स्वरूप पर ये आधारित थी। किस पर थी आधारित? आकृति, पौधों की जो आकृति होती है उस पर, संरचना थी पौधों की उस पर, और जो उनका पादप स्वरूप था उस पर ये योजना उनकी आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और वनों को उन्होंने कितने वर्गों में बांटा था? 16 मुख्य वर्गों में उन्होंने बांटा था, और 221 उपवर्ग थे। ये कभी कभी पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। 16 मुख्य वर्ग थे और 221 उपवर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शीतकाल वर्षा का संबंध क्या है? जो उत्तर प्रदेश में आपको शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है, उसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका कारण है आपका समशीतोष्ण चक्रवात। इसका भी कारण क्या है? इसका कारण ये है, आपने नाम सुना होगा जेट वायुधारा। जेट वायुधारा तो सुनी होगी आपने, जो कि समुद्र तल से लगभग कितने 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चलती है। ये क्या होता है? एक वायुधारा है जेट वायुधारा, जो कि चलती है पश्चिम से पूरब की ओर में। कहाँ से चलती है? पश्चिम से पूरब की ओर में चलती है। लेकिन ये क्या होता है, हिमालय जो श्रेणी है आपकी, हिमालय से टकराकर एक वायुधारा चली जाती है नॉर्थ साइड में, और एक चली जाती है साउथ साइड में, मतलब भारत के मध्य में, जो जाती है आपके उत्तर प्रदेश वगैरह से होकर के ये। तो इसमें क्या होती है, शीतकाल में ये वाली जो जलधारा होती है इसका बहाव काफ़ी तेज हो जाता है, और इसी के कारण क्या हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु जल संधि जो हुई थी 1960 के विनियमन के अनुसार, भारत सिंधु नदी का केवल प्रतिशत कितना पानी उपयोग कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका 20% पानी भारत यूज कर रहा है। किस किस के बीच में हुआ था ये सिंधु जल समझौता? ये हुआ था आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, जो कि संधि हुई थी 1960 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
काराकोरम का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? काराकोरम का सबसे ऊंचा शिखर है आपका K2, जिसकी की हाइट है 8611 मीटर इसकी हाइट है K2 की। और भी इसके बारे में देख लेते हैं। जो काराकोरम है हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है काराकोरम का, जिसे क्या बोला जाता है, एशिया का, यानी कि जो हमारा पूरा एशिया महाद्वीप है उसका मेरुदंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मेरुदंड। ठीक है, पूरे एशिया महाद्वीप का इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, अफगानिस्तान एवं चीन के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यही बनाता है। ये पूछा जाए कौन सा आपका शिखर जो पर्वत है वो अफगानिस्तान और चीन के साथ में सीमा बनाता है भारत के साथ में, तो वो है आपका काराकोरम पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लूनी नदी कहाँ गिरती है? 6 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, इसका आंसर सही हो जाएगा। ये इसमें कोई भी ऑप्शन दिया ही नहीं गया है लूनी नदी का, क्योंकि ये गिरती है आपकी कच्छ के रण में। गिरती नहीं है, ये विलुप्त होती है। क्या हो जाती है? ये विलुप्त होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये इसमें पूछा गया है, कुछ आंसर दिए गए हैं, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, साबरमती नदी। तो इनमें से किसी में नहीं जाती है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सही हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसका जो लूनी नदी है इसका स्रोत होता है अरावली श्रेणी से, जिसकी कुल लंबाई होती है, लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर की लंबाई है। इस महत्वपूर्ण जो सहायक नदी कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी भी देख लेते हैं। वो हो जाएंगी इसकी बंडी है, सुंकरी है, जवाई है। ये किसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी? लूनी नदी की। लिख देती हूँ यहाँ पे, बंडी, एक मिनट, बंडी, सुकरी, ठीक है, और जवाई, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जाके विलुप्त होती है कच्छ के रण में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित हैं? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ आपने सुनी होंगी, तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के बारे में आपको एक बात पता होगी कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है लो अयस्क के लिए। इसके लो अयस्क जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो भी जो फेमस क्षेत्र हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है आपके कुद्रेमुख हो जाएगा, बेल्लारी है, हॉस्पेट है, चित्रदुर्ग है। ये सब कहाँ के फेमस हैं? लो अयस्क के फेमस हैं, जो कि कर्नाटक राज्य के जगह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो या फिर बोलने में हमारा कुछ भी गलत लग रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के निम्नलिखित भागों में कौन से पूर्व से पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा लंबा, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में सबसे लंबा ये पूछा गया है। तो ये सबसे लंबा आपका हो जाएगा नेपाल हिमालय, सबसे लंबा है। ये कहाँ से कहाँ तक है? नेपाल हिमालय आपका काली नदी से तिस्ता नदी तक है। कहाँ तक है? तिस्ता तक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है नेपाल हिमालय की। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा क्या है, ये अधिक ऊंचा भी है, इसलिए सबसे लंबा हो जाएगा नेपाल हिमालय, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोमडीला दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? बोमडीला के बारे में पूछा गया है। बोमडीला दर्रा आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फेमस जो दर्रे हैं वो हो जाएगा आपका जोजिला हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, पीर पंजाल हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, चांगला हो गया, बनिहाल दर्रा है। ये कहाँ के? आपके जम्मू कश्मीर के फेमस दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला हो गया, बाड़ालाचला हो गया, रोहतांगला हो गया, ये सब कहाँ के? आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। सिक्किम में भी आपको जो देखोगे तो नाथुला हो गया, जिलेपला, ये कहाँ के फेमस हैं? सिक्किम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिणी क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? जो काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं भारत में, दक्षिणी क्षेत्र पूछा गया है, तो वहाँ पे सबसे जो मुख्य फसल होती है मोटा अनाज इसमें होता है। भारत में जो काली मिट्टी होती है उसमें मोटे अनाज में आ जाता है आपका ज्वार, ये इसमें आ जाएगा मोटे अनाज में। ये इसका उपजाऊपन होता है कहाँ पे? काली मिट्टी में, जो कि दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में काली मिट्टी में ये उपजाऊ होते हैं ज्वार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासित स्थानों में से द्वितीय श्रेणी में पड़ता है? तो वो हो जाएगा आपका द्रास हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर फर्स्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में ही द्रास क्षेत्र है। लेकिन द्रास जो आता है वो ठंडे क्षेत्र में, मतलब द्वितीय स्थान पर आता है बजाय किसके? लद्दाख के। लद्दाख सबसे ज़्यादा ठंडा है। और जो लद्दाख द्रास है, द्रास को लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अभी कभी कभार पूछ ही लिया जाए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का कुछ भी पता नहीं है, कहाँ से कितना घुमा रहे हैं। अभी आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम देखा होगा जो पेपर हुआ है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बहुत डीपली पूछे गए हैं। तो डीपली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। जैसे इसमें बोला गया है कि लद्दाख का द्वार, तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे तो ये द्रास को बोला गया है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जो भारत में सागरीय तट पूछे गए हैं, ओनली स्टेट पूछे गए हैं, यानी कि उसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछे गए हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 9 हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 9 कौन कौन से राज्य हैं वो देख लेते हैं आपके सागरीय तट वाले। तो ये आपको याद होगा, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलते जाएंगे आप, एक मिनट, 9 हो जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये किसके राज्य हो गए? आपके सागरीय तट वाले, यानी कोस्टल एरिया वाले राज्य हो गए भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 22,717 किलोमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है आपकी 15,200। ठीक है, और यहीं पे अगर जलीय तटीय सीमा पूछा जाए तो तटीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर ये लंबाई है। इनको अगर जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 22,717 किलोमीटर टोटल, जो भारत की भू सीमा तथा जल सीमा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें इसको। भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है। न्यूनतम तापांतर आपका संबंधित है, ये है आपका मुंबई से। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो 22 डिग्री तापमान इसका रहता है अधिकतम जनवरी में, जो मुंबई का है। और अगर जुलाई का तापमान देखेंगे तो वो रहता है आपका 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये रहता है आपका जुलाई में। ठीक है, जुलाई में। और जनवरी में देखा जाए तो जनवरी में रहता है इसका 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो काफ़ी न्यूनतम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। गर्मी और सर्दी में एक जैसा ही मौसम देखने को मिलता है। तो हो जाएगा आपका आंसर सी, मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि भारत में अपनी वर्तमान स्थिति में 200 किलोमीटर दक्षिण स्थित होता तो निम्नलिखित में से कौन इसका मुख्य लक्षण होता है? यानी कि इसमें पूछा गया है, जो भारत है, अभी भारत है वर्तमान स्थिति में है, ये 200 किलोमीटर कहाँ दक्षिण में पहुंच जाता, यानी कि नीचे पहुंच जाता, तो इसमें क्या होता? तो इसमें क्या हो जाता कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं इनका लक्षण अधिक देखने को मिलता। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकी राजधानी पूछी गई है, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आपको पता होगा, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लक्षद्वीप की है कवरत्ती, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और की भी देख लेते हैं। दादर नगर हवेली की हो जाएगी आपकी सिलवासा, और ये अगरतला हो जाएगी आपकी त्रिपुरा की, और मिजोरम की हो जाएगी आइजोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई 1000 किलोमीटर में है? जो भारतीय तटरेखा की जो लंबाई है वो है 1000 किलोमीटर में आपकी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 7000 किलोमीटर में तटरेखा की लंबाई दी गई है। 7516 टोटल अभी लंबाई बताई थी हमने आपको, 7516.6 किलोमीटर की लंबाई है। ये किसकी है? भारतीय तटरेखा या फिर कोस्टल लाइन की जो लंबाई है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? 1215 किलोमीटर की लंबाई कोस्टल एरिया की है। ठीक है, अगर सबसे छोटी तटरेखा वाला पूछे तो छोटी वाला हो जाएगा गोवा, जिसकी की लंबाई है आपके
51 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और टोटल कितने राज्य लगे हुए हैं? अभी आपको हमने बताया था टोटल लगे हुए हैं 9 राज्य। 9 कौन कौन से राज्य हैं? अगर अभी आपको याद हो तो आप कमेंट में हमें लिखें कौन कौन से राज्य हैं। अभी आपको हमने ऊपर ही कराए हैं, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देश दिए गए हैं, उनके तेल का क्षेत्र दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा क्षेत्र किस देश में मिलता है। ईरान में अगर आप देखोगे तो आपको मिलता है मस्जिद सुलेमान, ए का डी हो जाएगा। इराक में मिलता है, इराक का है किरकुक। कुवैत का हो जाएगा आपका बुरहान, और सऊदी अरब का हो जाएगा दम्मान। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए का। एक मिनट लिख लेते हैं, फिर से लगा लेंगे, हटाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। ईरान का हो जाएगा आपका मस्जिद सुलेमान, इराक का हो जाएगा कुरकुक, कुवैत का हो जाएगा बुरहान, सऊदी अरब का हो जाएगा दम्मान। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3rd, सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का 4th, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही से सुमेलित हो रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी दिया गया है आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है। इसमें पूछा गया है सही सुमेलित करना है। कोलोराडो कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका हूबर। पनामा है, पनामा में आपका इटाइप। एक मिनट इसका देख लेते हैं, इसके साथ ऑप्शन उधर ही है, इधर मिला लेते हैं, आप याद रखना। कोलोराडो है आपका है बांध कहाँ पे? ये कोलोराडो का बांध है आपका हूबर। पनामा का बांध है इटाइप, और नील है, नील पर बांध जो बनाया गया है वो है आपका आसवान, और जाम्बेजी पर बनाया गया है आपका जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध। ठीक है, ए का हो जाएगा डी, बी का हो जाएगा सी, जो अभी मैच हुआ था वही है। चलिए देख लेते हैं। ए का डी है, ए का डी है, आप याद रखेंगे। बी का यहाँ पे सी है, और सी का ए है, और डी का बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कौन सा सही से सुमेलित हो रहा है। ए का अभी हमने बताया था, ए का डी है, तो एक ही ऑप्शन इसमें डी का दिया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक कृषि की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था। सामूहिक कृषि की अवधारणा का जो प्रादुर्भाव हुआ था कहाँ से हुआ था? ये हुआ था आपका बोल्शेविक क्रांति के बाद से हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति के बाद से सहकारी, इसमें क्या होता है सामूहिक कृषि, या फिर इसको बोलते हैं सहकारी कृषि भी बोलते हैं। इसको कोल खोज नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? कोल खोज के नाम से, इसके नाम से, कोल खोज के नाम से इसको जाना जाता था। इसकी जो शुरुआत हुई थी संगठन, कृषि संगठन की जो शुरुआत हुई थी, ये कृषि था, एक संगठन, सबको मिलकर के कृषि करनी थी। जो सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये बोल्शेविक क्रांति? सोवियत संघ में। इस क्रांति के बाद में ये सामूहिक कृषि की अवधारणा आई। इसमें जो बड़े बड़े भूखंड होते थे, यानी कि जो काफ़ी कई कई बीघे के होते थे, उसमें जो प्रबंधन होता था जो सरकारी या फिर सहकारी संस्था होती थी, उसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता था तथा वहाँ पे कृषि की जाती थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति के बाद में सामूहिक कृषि की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? तो अरेबिका और रोबेका आपकी किस्में हैं। ये रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं, जिसमें कि आपको अरेबिका जो कहवा है या फिर कॉफ़ी है, ये काफ़ी अच्छी किस्म की मानी जाती है। ये जो कॉफ़ी है अपने यहाँ पे तो नहीं है इतनी ज़्यादा। अरेबिका कॉफ़ी मिलेगी आपको लैटिन अमेरिका में, अच्छी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। और जो विश्व में व्यापार होता है ज़्यादातर अरेबिका कॉफ़ी का ही होता है। यहीं अगर आप रोबस्टा कॉफ़ी का देखें तो ये रोग प्रतिरोधी तो होती है, अच्छी मतलब फ़ायदा करती है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती है लो होती है, बजाय किसके? अरेबिका के। ये कहाँ पे की जाती है? ज़्यादातर ये की जाती है अफ्रीकाई देशों में, यानी अफ्रीकी देशों में इसकी खेती ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहीं अगर आप इसकी बोले अरेबिका की, तो अरेबिका की मिलती है लैटिन अमेरिका में। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरेबिका और रोबस्टा है कॉफ़ी की किस्में हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ताज़े पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः होता है कि ताज़े पानी में जो मत्स्य उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? ये होता है आपका झीलों में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मत्स्यों का यानी कि मछलियों का उत्पादन कहाँ पे होता है? ताजे जल में सबसे ज़्यादा झील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र का होता है? सबसे अगर जो अधिक रोजगार देखने को मिलता है तो वो मिलता है आपका तृतीयक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र जो होता है। इसमें जो आते हैं आपके यातायात सेवाएं आ गई, बैंकिंग सेवाएं आ गई, व्यापार की सेवाएं हो गई, वाणिज्य हो गया, संचार हो गया, ये सभी किस में आ जाते हैं? आपके तृतीयक में आ जाते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था में परसेंटेज इनका ज़्यादा होता है बजाय किसके? प्राथमिक और द्वितीयक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी करंट जो प्रॉब्लम होगी वो भी दूर कर देंगे। ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी किस शहर में मिलती है? ये ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी ये मिलती है आपके खार्तूम शहर में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे? मिस्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा पूछी गई है इसमें, तो इंडोनेशिया की तटरेखा सबसे लंबी है। इसकी लंबाई है तटरेखा की 54,720 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यहीं अगर आप रूस की देखेंगे तो रूस की है 37,663, 37,663 है। एक मिनट, सॉरी 653। और अगर फिलीपींस की देखोगे तो 36,289 है और जापान की 29,751 है। तो इस हिसाब से आपकी सबसे ज़्यादा लंबी होगी किसकी? इंडोनेशिया की। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहते हैं? जो एशियाई समूह हैं वहाँ के निवासी हैं टुंड्रा, उनको बोला जाता है सिमोइड्स। क्या बोला जाता है उनको? सिमोइड्स। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगर आपने सभी लेक्चर्स किए हैं तो हम हर जो लेक्चर लिया है उसमें ये जाति जनजाति से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर आए हैं जिसमें कि इन सभी के बारे में बताया गया। तो आप जरूर देखें, आपके सारे क्लियर होते जाएंगे डाउट। ठीक है, जो रहते हैं, ये लोग रहते हैं कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा प्रदेश आपको मिलता ही है। 50 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। इनमें आती हैं आपके युकाधीर आ जाएंगी, चुकची आ जाएंगी, सेमोइड्स, याकूत, ये सब क्या है? एशियाई भाग में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूएसए का अधिकांश सांस्कृतिक विविधता वाला भाग है। इसमें जो सबसे ज़्यादा विविधता मिलती है यूएसए का वो है आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। यूएसए का सांस्कृतिक विविधता, इसको बोला जाता है रियलम। क्या किस नाम से जाना जाता है इसको? रियलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता, जहाँ पर क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र होता है, ये रियलम क्या होता है? ये संस्कृति कोई क्षेत्र है। यहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ पे कोई अलग संस्कृति का है, यहाँ पे कोई अलग धर्म का है, कई सारे यहाँ पे एक से अधिक संस्कृतियाँ मिल जाती हैं, उनकी समांगता यहाँ पे पाई जाती है, तो उसको बोला जाता है सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगोलाइड प्रजातियों में अधिकांश प्रमुख रक्त जो समूह होता है, मंगोलाइड में सबसे ज़्यादा जो समूह देखने को मिलता है बी का मिलता है। क्या मिलता है? बी रक्त समूह इनका मिलता है। इनकी जो त्वचा का रंग होता है पीला भी होता है और हल्का भूरा सा भी होता है। और ये कहाँ पे मिलते हैं? उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ये लोग मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं ये इन्हीं में देखने को मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका में मिल जाते हैं, एशिया में, मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी ये मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व को किसने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया था? तो विश्व को किया था जनसंख्या संसाधन प्रदेश में ये किया था आपके एकरमैन ने, एडवर्ड एकरमैन थे। इन्होंने विश्व को बांटा था जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में। इन्होंने बांटा था विश्व को 5 बृहद जो जनसंख्या क्षेत्र थे उनमें बांटा था। 5 थे। 5 कौन कौन से थे उन्हें देख लेते हैं। 1970 में बांटा था इन्होंने। कब? 1970 में। कौन कौन से थे? तो पहला था इनका संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश, बाकी के और थे आपके यूरोप तुल्य प्रसिद्ध जो प्रदेश थे,
मिस्र या फिर चीन तुल्य प्रदेश थे, ब्राज़ील तुल्य प्रदेश थे, या फिर और इनका एक और पांचवा था आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश थे। ये इन्होंने 5 तरह के बांटे थे जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में एकरमैन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ था तो कौन सी अवस्था में हुआ था, ये इसमें पूछा गया है। जनसंख्या विस्फोट होता कब है? इसमें क्या होता है, जन्म दर तो क्या है, हाई रहती है, यानी कि बर्थ रेट हाई रहे, और डेथ रेट यानी कि निम्न जो मृत्यु दर रहे, डेथ रेट यहाँ पे कम रहे। तो इससे क्या हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट तो होगा ही। अगर इंसान मरेंगे नहीं, उससे 2 गुने क्या 4 गुने जन्म ले लेंगे तो जनसंख्या का विस्फोट होना ही होना है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं आश्रित जनसंख्या। जो कि आते हैं, जो बच्चे होते हैं 15 वर्ष से कम के होने चाहिए, और जो वृद्धों की संख्या है वो 65 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। तो ये किस में आ जाती हैं, आपकी आश्रित में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? मानव विकास परिकलन में अगर इसमें नहीं किया गया है तो वो नहीं किया गया है, इसमें शिशु मृत्यता को ऐड नहीं किया गया है। बाकी के जीवन प्रत्याशा भी है, इसमें आय प्रति व्यक्ति है भी है, और वयस्क साक्षरता भी इसमें ऐड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति दी गई है, उनके राज्य दिए गए हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। मजहबी अगर आप देखोगे तो ये मिलती है आपकी पंजाब में। मजहबी आप इसको बोलते हैं मजाबी। ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, मजाबी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसमें तो कुछ अलग ही बन गया, मजाबी ये भी इसको बोलते हैं। तो मजाबी मिलती है आपकी पंजाब में, राजवंशी मिलती है आपकी पश्चिम बंगाल में, मडगा मिलती है आंध्र प्रदेश में, और महार मिलती है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 4th, सी का हो जाएगा 1st। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए होंगे आपके, इन्हें देख लेते हैं। ए का यहाँ पे 3rd हो जाएगा, बी का हो जाएगा, एक ही ऑप्शन दिया गया है, बी का 4th था, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेबनश्रम की अवधारणा लोकप्रिय हुई थी? तो ये हुई थी आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी, भुक्ति किसकी, रेडजेल की। जो लेबनश्रम की संकल्पना दी थी, किसने दी थी, ये दी थी आपके रेडजेल महोदय ने। रेडजेल की भुक्ति पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें कि लेबनश्रम की अवधारणा या फिर संकल्पना आई थी। ठीक है, जो रेडजेल महोदय थे उनको राजनीतिक भूगोल का भी जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कालावधि में किसे मात्रात्मक क्रांति के तथाकथित जो उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका काल 1957 से 1960 के बीच का जो टाइम है उसको माना जाता है उत्कर्ष काल के रूप में, इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रादेशिक नियोजन में ध्येय प्राप्ति जो मैट्रिक्स तकनीकों को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था, मैट्रिक्स तकनीकों का उपयोग किया था आपके मॉरिस हिल ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस के लेखक है? द ज्योग्राफी ऑफ द पीस आपके लेखक ये थे स्पाइकमैन ने। ये बुक लिखी थी 1944 में, शांति का भूगोल इसको बोला जाता है। ये लिखी थी इन्होंने। इनकी एक थ्योरी भी थी रिमलैंड थ्योरी, ये किसकी थी? स्पाइकमैन की ही थी, जो कि आई थी एक मिनट, मैकिंडर के बाद में आई थी स्पाइकमैन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर आपका स्थित है आरक्षित, तो वो है आपका खंड चेंडजोंग। ये स्थित है आपका सबसे ऊंचाई पर, जो कि कहाँ पे आपका सिक्किम में है, ये सिक्किम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉलीक्लाइमेक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? पॉलीक्लाइमेक्स दिया था आपका एजी टांसले ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एजी टांसले ने कब दिया था? 1935 में।
इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का भी प्रयोग किया था। ये किससे संबंधित थे? पारिस्थितिक तंत्र एवं पर्यावरण से भी ये संबंधित थे। तो ये पॉलीक्लाइमेट शब्द दिया था किसने? एजी टांसले ने। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक जो व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? जीव का विशिष्ट स्थान होता है, उसको बुलाया जाता है निचे। क्या बोला जाता है इसको? गर्तस्थ या फिर निचे। NICHE। ठीक है, इसको विशिष्ट स्थान बोला जाता है पारिस्थितिकी व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEERI का संबंध है, 1 मिनट इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। NEERI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है इसकी? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका संबंध पूछा गया, संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके पर्यावरणीय शोध से संबंधित है इसका मुख्यालय आपका नागपुर में है। कहाँ पर ये इसका मुख्यालय? नागपुर में। ठीक है, नागपुर कहाँ पे है? नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना था आपसे, पर मैंने ही बता दिया। अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगस्त्यमलाई स्थित है आपका केरल में स्थित है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये भारत का। ए ऑप्शन यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? तो ये उच्चतम पूछा गया है, तो वो निम्नीकरण उच्चतम है आपका छोटा नागपुर का जो प्लेटू क्षेत्र है उसमें ये निम्नतम है। ठीक है, उच्चतम है, सॉरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहरे समुद्र में ऊर्जा का निर्माण किसके निक्षेपण से होता है? तो ऊर्जा का निर्माण जो होता है निक्षेपण से, वो होता है आपका जैविक पदार्थों के निक्षेपण से होता है। क्योंकि यहाँ पे अपरदन जो होता है वो वैसे नहीं होता जो कि महाद्वीपों पर होता है। इतना फास्ट अपरदन की क्रिया यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए जो जैविक पदार्थ होते हैं उनके अपशिष्ट वहाँ पे जमा रह जाते हैं। सड़े गले जो अंश होते हैं उनके, वो एक जगह पे जमा रह जाते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में ये जाने जाते हैं, या फिर ऊर्जा के रूप में निक्षेपित ये हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल विरंजन परिणाम में प्रवाल का जो विरंजन होता है, यानी कि प्रवाल नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो किसके कारण होता है? वो होता है सबसे ज़्यादा आपका भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। क्योंकि जो प्रवाल होते हैं उनका विकास होता है 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड उनको तापमान चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हुआ या फिर इससे कम हुआ तो प्रवालों की क्या है? मृत्यु हो जाती है, या फिर उनका विरंजन हो जाता है, या फिर वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके लिए जो पानी भी चाहिए, सागर चाहिए, उथला सागर चाहिए, यानी कि ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई होगी तो वहाँ पर उनको इतना प्रकाश नहीं मिलेगा, जिसके कारण फिर उनकी मृत्यु हो सकती है। तो 200 मीटर के करीब इनको प्रकाश चाहिए, जो तालाब का पानी चाहिए, जिसमें कि ये प्रवाल का विरंजन नहीं होगा, वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या फिर काई से निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में ये होते हैं, इसको बोला जाता है आपका ऊज या फिर सिंधु पंख के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सागरीय गर्त दिए गए हैं, महासागर के नाम दिए गए हैं। इनको छोटा कर लेते हैं जिससे कि ऑप्शन दिखाई दे जाए। ठीक है, काफ़ी दिक्कत देते हैं फिर ये आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। सुंडा गर्त आपका मिलता है पूर्वी हिंद महासागर में, अगर आपको पता हो तो ये ए का हो जाएगा थर्ड। ले लो, ये तो एक ही से सॉल्व हो गया। कभी कभी तो क्या होता है, ये ऑप्शन वाले जो दिए होते हैं 4 ऑप्शन काफ़ी सही से होते हैं और कभी कभी इनमें घुमा दिया जाता है। अब ये एक से ही सॉल्व हो गया। मोरियाना गर्त है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में। प्लूटोरिको गर्त है आपका उत्तरी अंध महासागर में, सॉरी ये आपका है मध्य अंध में, यहाँ पर उत्तरी वैसे नॉर्थ में या फिर मध्य में मान लो प्लूटोरिको। अटाकामा है आपका दक्षिण प्रशांत में, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में, बड़ा कर लेते हैं इसको। सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है किसको मिलाता है? ये मिलाता है आपका अंध महासागर एवं भूमध्य सागर को। लेकिन ये सिर्फ मिलाता ही नहीं है, अलग भी करता है। अलग किसको करता है? ये स्पेन को कर देता है मोरक्को से
और मिलाता किसको है, अंध महासागर से भूमध्य सागर को ये जोड़ता है। ठीक है, इसको ये जो जल संधि है जिब्राल्टर, इसको जाना जाता है भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। वायुमंडल का हिस्सा नहीं है तो आपको पता होगा वायुमंडल के हिस्से कौन कौन से हैं। क्षोभ मंडल हो जाएगा आपका, समताप मंडल हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा, ताप मंडल हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। ये सब तो हिस्से हैं आपके वायुमंडल के, लेकिन ये चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र ये तो कहीं से वायुमंडल का हिस्सा दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके टॉप 50 क्वेश्चन ये रहे थे, PYQ से संबंधित थे ये। वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्त जो ताप है या फिर ताप बोला जाएगा इसको, मेघ पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब कोई भी तापमान बढ़ता घटता नहीं है, समान जो रहता है ये पूछा गया है। तो ये पाया जाता है आपका समताप मंडल में, जहाँ पे जो तापमान है ज़्यादा ना तो बढ़ता है ना घटता है, एक समान रहता है। क्योंकि यहाँ पे वाष्प नहीं होती ज़्यादा धूल कण से, ये लगभग रहित होता है। यहाँ पे वाष्प और धूल कण रहित होता है, जिसके कारण तापमान में कोई गिरावट या फिर बढ़ावट नहीं देखने को मिलती है, जिसको बोला जाता है मुक्त ताप मेघ, इसको बोला जाता है। ठीक है, सप्तनाभ मंडल हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।